हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जयश्री चौहान जयश्री एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं जो रुधिर संचरण का परिसंचरण का टॉपिक है, उसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले की क्लास में हमने रुधिर परिसंचरण के बारे में एक पार्ट को पढ़ लिया था। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, बायोलॉजी फाउंडेशन के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप इससे पहले वाली क्लास को देख सकते हैं। अब हम आज के उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ते हैं, रुधिर परिसंचरण तंत्र को आगे पढ़ते हैं। तो हमने रुधिर परिसंचरण तंत्र को 3 भागों में बांटा था। कौन कौन से? पहले लिखा था हमने एक हृदय, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, उसके बाद रुधिर। परिसंचरण तंत्र को हमने 3 भागों में बांटा है। हमने हृदय को इससे पहले वाली क्लास में देखा था। अब बात करते हैं हम रुधिर वाहिकाओं की बात करते हैं। सबसे पहले तो जो मानव का वो रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो कैसा होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है। हमने देखा था कि जो मानव में होता है वो किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है, बंद प्रकार का। अब बंद प्रकार से हमारा क्या मतलब है? बंद से हमारा मतलब है कि ये किसमें बहता है? नलिकाओं में। जो रक्त बहता है मानव में वो किसमें बहता है? नलिकाओं में बहता है। क्योंकि नलिकाओं में बहने के कारण इसको क्या कहते हैं? मानव में जो रुधिर परिसंचरण उसको बंद कहते हैं। और अगर बॉडी में खुले प्रकार से बिना नलिकाओं के माध्यम से रक्त बहता है तो उसको कहते हैं खुला परिसंचरण तंत्र। और जो मानव में होता है वो किस प्रकार का? बंद और दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। क्यों? क्योंकि हृदय में हमने कल पढ़ा था कि हृदय में जो ये हृदय इसके चार कोष्ठ बनाए थे, आलिंद, ऊपर के आलिंद और दोनों के नीले। तो इसमें दोहरा परिसंचरण कैसे हुआ? एक बार तो रक्त राइट में आता है और एक बार रक्त लेफ्ट में आता है। अब 2 बार हृदय में क्या होता है? 2 बार हृदय में रक्त आता है, तो इसी कारण इसको क्या कहते हैं? दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो अगर हम मानव की बात करें तो मानव में बंद और दोहरा प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब बात करते हैं हम रुधिर वाहिकाओं की। रुधिर वाहिकाएं होती है, जो रुधिर वाहिकाएं कितने प्रकार की होती है? मानव में पाई जाती है जो रुधिर वाहिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? धमनी, शिरा और रुधिर केशिकाएं। एक तो होती है धमनी, शिरा और रुधिर केशिकाएं। 3 प्रकार की होती है। मैं केशिकाएं लिख रही हूं, रुधिर बोलो, या वैसे अपन रुधिर ही पढ़ रहे हैं तो रुधिर केशिकाएं हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, इसको धमनी को बोलते हैं आर्टरी, इसको बोलते हैं वेन, शिरा को, और केशिकाओं को कैपिलरी। ये हो गया। अब धमनी की बात करते हैं। धमनी कैसी होती है? जो धमनी होती है उसमें क्या होता है? हमेशा शुद्ध रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रुधिर। जिस रुधिर में ऑक्सीजन पाया जाता है वो कौन सी वाहिकाओं में बहता है? वो धमनी में बहता है। और शिराओं में क्या होता है? हमेशा अशुद्ध रुधिर बहता है। पहले तो हम इन दोनों को अंतराल के माध्यम से देखते हैं, अंतर के माध्यम से देख लेते हैं। केशिकाओं को हम अलग से पढ़ लेंगे। अब बात करते हैं धमनी की। धमनी जो पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? जो बॉडी होती है, जो त्वचा होती है, उसमें गहराई में पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? ये ऊपरी, मतलब त्वचा के जस्ट नीचे या फिर ऊपरी पाई जाती है, ऊपर की ओर पाई जाती है। इसमें क्या होता है? इसमें बहता है शुद्ध रक्त। शुद्ध से मतलब हमारा ऑक्सीजन युक्त रुधिर। और इसमें शिराओं में, वेन में बहता है अशुद्ध रुधिर। इसके बाद ये पाई जाती है गहराई में, अर्थात मतलब त्वचा के, मतलब बॉडी के जैसे अंदर की साइड बहुत सारी परतें होती है। एक बॉडी में त्वचा की 1 परतें नहीं, 2 परतें नहीं, 3-4 परतें पाई जाती है। तो 3-4 परतों के नीचे तो ये हमारी शिराएं पाई जाती है। और शिराओं के बाद भी गहराई में क्या पाई जाती है? धमनी पाई जाती है। ये पाई जाती है गहराई में और ये ऊपरी ओर पाई जाती है। अब इसको क्यों पाई जाती है? अब जब कभी भी आपने देखा हो डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, वो इंजेक्शन कहाँ लगता है? वो इंजेक्शन लगता है शिराओं में लगता है, क्योंकि धमनी तो बहुत गहराई में होती है। धमनी में इंजेक्शन कब लगता है? जब सर्जरी करनी हो किसी चीज की, या फिर सर्जरी में, ऑपरेशन में, कोई चीज जिसे करते हैं ना, सर्जरी में शून्य करते हैं, कोई चीज को निष्क्रिय कर देते हैं, किसी भी अंग को, तो निष्क्रिय करने के लिए लगाते हैं धमनी में। परंतु नॉर्मल इंजेक्शन की बात आती है, नॉर्मल कंडीशन में किसी भी बीमारी में, तो उसमें इंजेक्शन कहाँ लगता है? शिराओं में लगाया जाता है।
और ये शिराओं की बात कर रहे हैं, ये शिराएं किस कलर की होती है? ये शिराएं होती है नीले कलर की। किस कलर की? नीले कलर की। और जो धमनी की बात करें, धमनी होती है लाल कलर की। किस कारण? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, शुद्ध रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और शिराओं में किस कारण? इसमें CO2 के कारण ये नीले कलर की होती है। अब बात करें इनके व्यास की, इसके व्यास की या फिर इनकी नली की। ये जो दोनों नलियां होती है, इन दोनों नलियों में ये जो नली की, इस धमनी की नली की दीवार, हम आर्टरी की बात कर रहे हैं, जो धमनी की नली की दीवारें होती है वो कैसी होती है? वो मोटी होती है। जैसे यहाँ पे देख लेते, ये नली का है, अब ये नली का है, इसकी जो दीवारें रहेगी, मैं यहाँ पे बना देती हूँ, इसकी जो दीवारें रहेगी ये बहुत मोटी होती है। ये इसमें इतना सा, मतलब इसकी आसपास से दिखाई दे रही है ये सब इसकी दीवार, तो ये कैसी होती है? ये मोटी होती है। और जो शिराओं की दीवारें होती है वो पतली होती है, ये पतली, क्योंकि इसकी दीवारें पतली होती है। इसमें क्यों? क्योंकि धमनी क्या करती है? जो शुद्ध रक्त होता है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करती है, इसी कारण इसमें दाब अधिक लगता है। तो दाब अधिक लगने के कारण इसकी दीवारें मोटी होती है और इसमें दाब कम लगता है, क्योंकि इसमें बॉडी से क्या होता है? लंग्स में ब्लड जाता है। बॉडी से कहाँ जाता है? हृदय में जाता है पहले तो, फिर हृदय से लंग्स में जाता है। और इसमें कहाँ जाता है? इसमें हृदय से पूरी बॉडी में जाता है। और इनमें जो मैंने बताया था, इसमें क्या होता है? धमनी में हमेशा क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है और इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। परंतु अपवाद स्वरूप, जब हमने इससे पहले वाली क्लास में जब हार्ट की क्लास ली थी, उसमें पढ़ा था कि जो फुसफुसीय महाधमनी होती है उसमें क्या होता है? उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, जो यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पे फुफ्फुसीय महाधमनी यहां से होती है, फुफ्फुसीय महाधमनी अशुद्ध रक्त, इसमें अशुद्ध रक्त आता है। ये कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। कहाँ जाता है? लंग्स में जाता है। इस धमनी में, फुफ्फुसीय महाधमनी में, पल्मोनरी आर्टरी में अशुद्ध रक्त बहता है। इसी प्रकार से शिरा में अशुद्ध रक्त बहता है, परंतु यहाँ पल्मोनरी वेन में क्या होता है? बॉडी से शुद्ध रक्त आता है। बॉडी से यहाँ पे शुद्ध रक्त आएगा, कहाँ से? बॉडी से शुद्ध रक्त इसमें पल्मोनरी वेन में होता हुआ कहाँ पे? हार्ट में जाता है। इसके बाद अब बात करें इसकी व्यास की। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में व्यास की। अब हमने देखा इसकी दीवारों के बारे में, अब दीवारों से ही हम व्यास का पता लगा सकते हैं। जैसे कैसे? जिसकी दीवार जितनी ज्यादा मोटी होगी उसके व्यास क्या होगा? उसका व्यास कम होगा। तो धमनी का व्यास होता है कम और शिराओं का व्यास होता है अधिक। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम, इसका व्यास अधिक। गुहा का व्यास, हम किसकी बात कर रहे हैं? जो उसके अंदर, धमनी के अंदर जो गुहा पाई जाती है, जो खाली स्थान पाया जाता है, उसका व्यास अधिक होता है और इसका व्यास कम होता है। और हम इसकी बात करें धमनी की, धमनी क्या होती है? धमनी कभी भी पिचकती नहीं है, क्योंकि इसकी दीवारें मोटी होती है, इस कारण ये पिचकती नहीं है। और जो शिरा होती है वो पिचक जाती है, ये पिचकती नहीं है, पिचकती नहीं है, और ये पिचक जाती है, पिचक जाती है। और धमनी जो होती है, धमनी में तो क्या होता है? जो बॉडी होती है उस बॉडी में रक्त फ्लो होता है, शुद्ध रक्त फ्लो होता है, बॉडी में जाता है। तो इसमें कपाट नहीं पाए जाते। और इसमें क्या होता है? अशुद्ध रक्त, बॉडी से अशुद्ध रक्त लंग्स में आता है, लंग्स में शुद्ध होने के लिए आता है। तो फिर क्या होता है? इसमें वापस ब्लड वापस बॉडी में ना जाए, इसके लिए क्या पाया जाता है? इसमें जो कपाट होते हैं, जो अर्धचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, इस प्रकार के इसमें कपाट पाए जाते हैं, जो खुलते और बंद होते रहते हैं। जैसे रक्त गया फिर बंद हो गए, फिर रक्त गया फिर बंद हो गए, ताकि ये रक्त वापस ना आए, इसके लिए इसमें कपाट शिराओं में तो कपाट पाए जाते हैं। और इसमें धमनी में कपाट नहीं पाए जाते, इसमें कपाट नहीं पाए जाते। और इसमें कपाट, शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। कौन से? अर्धचंद्राकार या नवचंद्राकार कपाट पाए जाते हैं, कपाट पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें हम कैपिलरी की। जो केशिकाएं होती है, रुधिर केशिकाएं होती है, ब्लड कैपिलरी, ये कैसी होती है? ये होती है जैसे धमनी है। धमनी क्या होती है? धमनी बहुत सारी शाखाओं में विभाजित होकर, ये धमनी, यहाँ पे धमनी है, धमनी क्या करती है? बहुत सारी शाखाओं में विभाजित होकर क्या बनाती है? धमनिकाएं बनाती है। क्या? धमनिकाएं बनाएगी। अब ये धमनिकाएं भी क्या करती है? आगे और विभाजित होती है और शाखाओं में विभाजित होगी। शाखाओं में विभाजित होगी क्या बनाएगी? ये रुधिर केशिकाएं, रुधिर केशिकाएं बनाती है, कैपिलरी बनाती है।
अब ये रुधिर जो केशिकाएं होती है वो वापस संयुक्त होकर क्या बनाएगी, श्रीकाएं। वापस ये संयुक्त होकर क्या बनाती है, श्रीकाएं। श्रीकाओं की बहुत सारी शाखा बनाती है, जो वेन्युलरी होती है, वेन्युलरी श्रीकाएं बनाती है। अब ये श्रीकाएं वापस संयुक्त, जो श्रीकाएं होती है बहुत सारी शाखाओं में होती है। अब जो श्रीकाएं होती है ये वापस संयुक्त होकर क्या बनाएगी, शिराएं बनाती है। ये भी वापस संयुक्त होकर क्या बनाएगी, शिराएं बनाएगी। तो हमने देखा जो रुधिर कोशिकाएं, रुधिर केशिकाएं होती है, ये धमनिका और शिराओं की जो मध्य की अवस्था होती है वो होती है। ये केशिकाएं क्या करती है, जो रक्त होता है रक्त के माध्यम से ऊतकों में और कोशिकाओं में क्या परिवहन करती है, भोजन का, ऑक्सीजन का, किसका, O2 का, CO2 का और भोजन का परिवहन करती है, इसका परिवहन करती है। ये बात हुई हमारी धमनी, शिरा और केशिकाओं की। ये क्या होती है, रुधिर वाहिकाएं। जो हमारा मानव में रक्त बहता है वो किसके माध्यम से, धमनी, शिरा और रुधिर केशिकाओं में बहता है। और जिसमें भी बंद प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है उनमें ये नलियां या ये वाहिकाएं पाई जाती है। अब बात करते हैं हम ब्लड की, रुधिर की बात कर लेते हैं। रुधिर किस प्रकार का होता है, रुधिर हमारी जो बॉडी होती है, रुधिर कैसा होता है, लाल कलर का होता है। आपने देखा हो कभी कभी लगी होगी, आपके कुछ कट गया होगा या किसी प्रकार की चोट लगी होगी तो उसमें रुधिर देखा होगा आपने। तो रुधिर किस कलर का, लाल कलर का। वो किस कारण होता है, उसमें एक वर्णक पाया जाता है। किस कारण, कौन सा वर्णक, हीमोग्लोबिन। यहां पे देख लेते हैं, रुधिर को देख लेते हैं। रुधिर इसमें देखते हैं। अब हम बात करते हैं रुधिर की या ब्लड की। ब्लड, जो ब्लड होता है वो लाल कलर का होता है। वो किस कारण होता है, वो हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, इसकी उपस्थिति के कारण ये लाल कलर का होता है या रेड कलर का होता है। अब इसकी बात करते हैं। जो अब कभी कभी आपने ब्लड को चख ही लिया होगा, ब्लड को चखा होगा या नहीं भी चखा हो तो भी इसकी ये जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, क्षारीय। नहीं चखा हो तो आप चख लेना, ताकि आपको पता लग जाएगा कि ब्लड कैसा लगता है, थोड़ा कड़वा या थोड़ा कैसा लगता है, आप चख के देख लेना। अगर आपने चलो ब्लड को नहीं चखा हो तो आपने आंसू को तो देखा, आंखों कभी कभी रोते हुए मुंह में चले ही जाते हैं आंसू। तो आंसू कैसे लगता है, थोड़े खारे खारे से लगते हैं ना, खारे खारे से। वो किस कारण, वो उसमें जो क्षारीय होता है उसके कारण लगते हैं। क्योंकि रुधिर की और आंसू की पीएच लगभग समान होती है। रुधिर की पीएच होती है, इसकी पीएच भी होती है लगभग 7.4 और आंसू की पीएच भी होती है 7.4। तो इसमें क्या होते हैं, ये क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, हल्के क्षारीय होते हैं। ये क्षारीय होता है, आंसू भी क्षारीय होते हैं और जो रक्त होता है, ब्लड होता है, वो भी क्षारीय होता है। ये क्षारीय किस कारण होता है, इसमें ऐसा क्या पाया जाता है, इसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। रक्त में क्या पाया जाता है, सोडियम क्लोराइड। इसकी उपस्थिति के कारण ही ये जो ब्लड होता है, रुधिर होता है, ये क्षारीय होता है। और इसके बाद बात करें ब्लड की, जो इसमें क्या पाया जाता है, ये ब्लड एक प्रकार का क्या है, ये संयोजी ऊतक है। मतलब पूरी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मतलब जोड़ने का काम कर रहा है, संयोजन का काम कर रहा है। तो ये संयोजन के कारण इसको क्या बोलते हैं, संयोजी ऊतक। और संयोजी ऊतक में भी किस प्रकार का संयोजन करता है, ये तरल रूप में रहकर करता है। मतलब जैसे अब हड्डियों की बात करें, हम हड्डियां जोड़ती है हमारे पूरे शरीर को, तो ये तो क्या है, एक ठोस पदार्थ है। परंतु जब रुधिर की बात आती है तो रुधिर क्या है, एक प्रकार का तरल पदार्थ, अतः फ्लूइड में पाया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक। रुधिर एक प्रकार का क्या है, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक। अब जब रुधिर की बात करें, रुधिर में क्या क्या पाया जाता है, रुधिर में जो पाया जाता है उसमें प्लाज्मा पाया जाता है और कणिकाएं। रुधिर में दो प्रकार के पार्ट पाए जाते हैं। यहां पे इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। रुधिर में एक तो पाया जाता है प्लाज्मा, मतलब जो पानी के रूप में रहता है या फिर द्रव के रूप में रहता है। द्रव के रूप में तो प्लाज्मा, और जो ठोस के रूप में पाई जाती है वो पाई जाती है कणिकाएं। क्या, कणिकाएं। जो रुधिर का पार्ट होता है उसमें 55% होता है, प्लाज्मा कितना प्रतिशत, 55%। 55% तो पूरा प्लाज्मा होता है और जो 45% बचा वो क्या होता है, वो कणिकाएं होती है। अब इस प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा कैसा होता है, द्रव रूप में पाया जाता है। द्रव रूप में ये होता है रंगहीन, प्लाज्मा का कोई कलर नहीं होता है, प्लाज्मा रंगहीन होता है। जो प्लाज्मा की बात करें, इस प्लाज्मा में कणिका के रूप में या कार्बनिक अकार्बनिक रूप में पदार्थ पाए जाते हैं।
कौन कौन से पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं सबसे पहले तो 92% तो जल पाया जाता है, और जो 8% बचा वो क्या पाया जाता है? 8% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, मतलब कार्बन और उससे जुड़े हुए यौगिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब जल के कारण ही तो ये क्या हो, द्रव अवस्था में जो प्लाज्मा में इतना जल पाया जाएगा 92%, उसी के कारण ये क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। अब बात कर लेते हैं हम कणिकाओं की। कणिकाएं कितनी होती है? 45%। कणिका भी ऐसे नहीं कण के रूप में पाई जाती है, पर ये कणिका कितने प्रकार की? ये 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की इसमें कणिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी होती है? एक तो लाल रक्त कणिकाएं, एक श्वेत रक्त कणिकाएं और एक बिंबाणु। 3 प्रकार की जो रक्त में कणिकाएं पाई जाती है। एक तो बात कर लेते हैं हम लाल रक्त कणिकाओं की। लाल रक्त कणिकाओं की, इसको यहाँ पे देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे 3 पार्ट में देख लेंगे। एक तो बात करते हैं हम लाल रक्त कणिकाओं, अर्थात इसको बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, और एक बात कर लेते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स WBC, और एक बिंबाणु या प्लेटलेट्स। अब इनको नाम देते हैं। इनके जो वैज्ञानिक नाम है, इनका वैज्ञानिक नाम RBC का वैज्ञानिक नाम क्या बोलते हैं हम? एरिथ्रोसाइट। इसको बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। और जो WBC होती है उसको बोलते हैं हम ल्यूकोसाइट। इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इन्हें बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। अब जब कभी भी आपने कभी भी सुना हो कि है ना रक्त में क्या हो गई, ब्लड की कमी हो गई, तो डॉक्टर बोलते हैं इसे क्या हो गया, ल्यूकेमिया हो गया। तो ल्यूकेमिया रोग किससे संबंधित है? इस ल्यूकोसाइट से। जब रक्त में या ब्लड में WBC की कमी हो जाती है तो क्या होता है, उसे ल्यूकेमिया नामक रोग हो जाता है। तो इसे बोलते हैं ल्यूकोसाइट। इस कारण ही उसको रोग का नाम ल्यूकेमिया रख दिया गया। अब RBC की बात करें, जो रेड ब्लड कार्पल्स होती है, ये क्या होती है? ये तो होती है लाल कलर की। कौन सी? रेड। और जो WBC होती है वो होती है रंगहीन। कैसी होती है? इसका कोई कलर, WBC नहीं, प्लेटलेट्स होती है रंगहीन। WBC कौन से कलर की होती है? श्वेत कलर की, यानी सफेद, श्वेत कलर की होती है। और रंगीन क्या होती है? प्लेटलेट्स रंगहीन होती है। अब इनकी अगर जीवन काल की बात करें, एक रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका की बात करें, जो इसका जीवन काल पूरी बॉडी में अगर एक रक्त कणिका जो बनेगी, वो उसका जीवन काल कितने दिन तक वो जीवित रहती है? तो लगभग 120 दिन तक जीवित रहती है। लगभग कितने दिन तक? 120 दिन तक जीवित रहती है। और अगर इसकी बात करें, ये जो इसका तो कोई जीवन काल निश्चित नहीं होता है। और जब बिंबाणु प्लेटलेट्स की बात करें तो इसका जीवन काल ये हमारी बॉडी में या ब्लड में कितने दिन तक? लगभग 10 दिन तक। कितने दिन तक? 10 दिन तक ये जीवित रह सकती है। 10 दिन तक ये जीवित रहेगी। और जो RBC होती है, इसका कलर तो होता है रेड कलर का, और ये क्या करती है, हमारी जो ब्लड होता है उसमें कलर का निर्धारण करती है और भोजन का इनका परिवहन करने का काम, भोजन का, ऑक्सीजन का इनका परिवहन करने का काम करती है। और जो WBC होती है, ल्यूकोसाइट होती है कणिकाएं, वो क्या करती है, हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा अर्थात एंटीबॉडी, हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। कौन? WBC। ये क्या काम करती है? प्रतिरक्षा का काम करती है। किसका? प्रतिरक्षा का काम करती है, एंटीबॉडी बनाती है। हमारी जो बॉडी होती है उसमें एंटीबॉडी बनाने का काम WBC करती है। और अब बात करें ये RBC और WBC। जो RBC होती है उसका निर्माण कहाँ से होता है? जो अस्थि मज्जा होती है, जो हड्डियों के मध्य की जो गुहा में पाई जाती है जो मज्जा, वो अस्थि मज्जा होती है। उसमें लाल अस्थि मज्जा से तो RBC का निर्माण होता है। किससे? लाल अस्थि मज्जा से इसका RBC का निर्माण होगा, लाल अस्थि मज्जा से। और लाल अस्थि मज्जा के अलावा सफेद अस्थि मज्जा या श्वेत अस्थि मज्जा पाई जाती है, सफेद अस्थि मज्जा, उससे किसका निर्माण होता है? WBC का निर्माण होता है, अस्थि मज्जा। जो ये लाल अस्थि मज्जा है
वो किसका निर्माण करती है, आरबीसी का। परंतु ये लाल अस्थि मज्जा किसमें करती है, ये वयस्क मनुष्य में करती है। जब हम बात करते हैं भ्रूण की या नवजात शिशुओं की, नवजात शिशुओं में तो अस्थि मज्जा तो बनती नहीं है, क्योंकि नवजात या भ्रूण में अस्थि मज्जा का निर्माण बाद में होता है। तो उनमें किससे निर्माण होगा, उनमें किससे होगा, लीवर या यकृत से किसका, आरबीसी का निर्माण होता है। किससे होता है, लीवर से। लीवर से बोल सकते हैं या प्लीहा से। प्लीहा से किसका निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। किसमें, नवजात शिशुओं में। नवजात शिशुओं में आरबीसी का निर्माण या रक्त का निर्माण किससे होता है, प्लीहा से होता है। प्लीहा से होता है। अब डब्ल्यूबीसी की बात करें हम, जो डब्ल्यूबीसी होती है उसमें भी अंदर दो प्रकार की होती है। डब्ल्यूबीसी में दो प्रकार की पाई जाती है डब्ल्यूबीसी। कौन कौन सी, एक तो पाई जाती है अकर्णिकाणु जिन्हें बोलेंगे एक ग्रेन्युलोसाइट, और एक होती है कर्णिकाणु जिन्हें बोलेंगे ग्रेन्युलोसाइट। ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, और एक होती है अग्रेन्युलोसाइट या एग्रेन्युलोसाइट। एग्रेन्युलोसाइट इसको तो बोलेंगे कर्णिकाणु, इसको अकर्णिकाणु बोलेंगे। अब एक जो ग्रेन्युलोसाइट है वो भी आगे जाकर तीन प्रकार की होती है। इसमें तीन प्रकार की कर्णिकाएं पाई जाती है। कौन कौन सी, एक तो न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स, बेसोफिल, और इओसिनोफिल्स, इओसिनोफिल। ये तीन प्रकार की इसमें कर्णिकाएं पाई जाती है। इओसिनोफिल्स पाए, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इओसिनोफिल्स। अब इन जो कर्णिकाएं होती है, जो डब्ल्यूबीसी होती है, पूरी डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक कर्णिकाएं किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स। सबसे अधिक संख्या किसकी होती है, न्यूट्रोफिल्स। ये सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। ये किसमें पाई जाती है, सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, सर्वाधिक संख्या में। अब बात करते हैं एक ग्रेन्युलोसाइट। जो अकर्णिकाणु होते हैं वो भी दो कोशिकाओं में या दो कर्णिकाओं में बटे होते हैं। ये होती है लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। एक तो होते हैं लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। मोनोसाइट जो लिम्फोसाइट होती है वो भी तीन प्रकार की होती है। लिम्फोसाइट कोशिकाएं या कर्णिकाएं जो होती है वो तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। बी लिम्फोसाइट, इसको ऐसे नाम से लिख लेते हैं, ये होते हैं बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और एक नेचुरल किलर सेल, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। प्राकृतिक मारक सेल। जो ये प्राकृतिक मारक सेल है ये क्या करती है, ये हमारी जो प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती है, जो प्रतिरक्षा, वो सबसे पहले प्राथमिक प्रतिरक्षा के रूप में जो कोशिकाएं बनाती है वो कौन सी, प्राकृतिक मारक सेल। जब भी हम बात करते हैं कि प्राथमिक रूप से कौन सी सेल्स होती है जो हमारे प्रतिरक्षी का निर्माण करती है, उसमें किसका नाम आएगा, जो नेचुरल किलर सेल है उनका नाम आता है। अब बात करते हैं हम, ये तो हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की बात हो गई। अब बात करते हैं हम रुधिर के कार्यों की बात करें कि रुधिर क्या क्या काम करता है। हमारा जो रुधिर होता है उसके कार्य देख लेते हैं, इधर देख ले रुधिर के कार्य। अब रुधिर क्या क्या काम करेगा, सबसे पहली बात तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन और CO2 का और भोजन के पदार्थ जो होते हैं, भोजन के कणों का, उसका परिवहन करने का काम करता है। क्या करता है, O2 का, क्योंकि हीमोग्लोबिन से ही जुड़कर तो ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह, अंगों से लंग्स तक, लंग्स से वापस बाहरी वातावरण में इसमें आते हैं ना, तो ये O2, CO2 और जो कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका परिवहन का काम करता है। किसका, O2, CO2 और जो भोजन के कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका परिवहन का काम करता है। इसके बाद ये क्या करता है, ये पीएच, जो हमारी बॉडी की पीएच होती है उसका नियंत्रण का भी काम करता है। क्या काम करता है, नियंत्रण का, पीएच नियंत्रण का काम करता है। और पीएच नियंत्रण के साथ साथ ये हमारी जो बॉडी होती है उसके तापमान का भी नियंत्रण करता है। किसका, तापमान का, तापमान का नियंत्रण करता है। जो हमारी बॉडी उसका ताप नियंत्रित करता है, क्योंकि अगर बाहर तापमान ज्यादा होगा तो क्या होगा, ये
हमारी बॉडी गर्म हो जाएगी बाहर से, परंतु जो ब्लड होगा वो अपने ताप को उसके अकॉर्डिंग मतलब संतुलन बनाए रखता है, एक प्रकार से हमारी बॉडी का संतुलन बनाए रखता है। और उसके बाद बात करते हैं हम ये तापमान का, और एक उत्सर्जन का भी काम करता है। जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको कहाँ पहुंचाने का काम करता है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कोशिकाओं ने काम किया या कार्य किया, एटीपी बनाई जो ऊर्जा के रूप में ले ली, बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ भी तो बचे ना, अब उन अपशिष्ट पदार्थों को जो हमारे उत्सर्जी अंग है वृक्क या किडनी उन तक पहुंचाने का काम कौन करता है, वो करता है रक्त। तो ये क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थों को बाहर त्यागने का भी काम करता है। एक कार्य ये भी हो गया इसका, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, तो को बाहर निकालने का काम करता है। ये तो हमारे हुए रुधिर के कार्य की बात। अब बात करते हैं हम जो रुधिर होता है, रुधिर की हमने बात कर ली, रुधिर किस प्रकार का होता है। और एक बात और, जो रुधिर होता है, जो रुधिर पूरे परिसंचरण, ये रुधिर में परिसंचरण में कौन कौन आएगा, एक तो रुधिर आएगा, रुधिर कर्णिकाएं जाएगी और ये हृदय आ जाएगा। जो पूरे रुधिर परिसंचरण है इसकी खोज की बात करें हम, खोज की बात, तो खोज किसने करी थी, क्योंकि किसी न किसी चीज की खोज तो हर वैज्ञानिक ने करी होती है, तो इसमें भी एक वैज्ञानिक का नाम आता है। कौन से वैज्ञानिक का, वो होता है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने किसकी, रुधिर परिसंचरण की खोज की थी। इसमें यहाँ पे खोज यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, ये खोज रुधिर परिसंचरण की जो खोज करी थी वो करी थी विलियम हार्वे नाम के वैज्ञानिक ने, विलियम हार्वे, विलियम हार्वे ने वैज्ञानिक ने करी थी। अब बात करते हैं हम किसकी, रुधिर समूह की, क्योंकि रुधिर रहे, अब रुधिर पढ़ लिया हमने, रुधिर में रुधिर वाहिकाएं पढ़ ली, रुधिर पढ़ लिया, अब रुधिर में जो कर्णिकाएं हो गई, अब रुधिर समूह की बात करें। जैसे आपने सुना उसका रक्त कैसा है, ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ये कैसे, इसको समझ लेते हैं हम। आइए हम रुधिर समूह को समझने की कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम बात कर रहे थे ब्लड ग्रुप की, रुधिर समूह की बात कर रहे थे। तो अब हम देखते हैं रुधिर समूह, रुधिर में कितने प्रकार के समूह पाए जाते हैं और ये कैसे होते हैं। रुधिर समूह, ब्लड ग्रुप की बात कर रहे थे, ब्लड ग्रुप। अब सबसे पहले बात करें जो ब्लड ग्रुप होता है, रुधिर समूह होता है, उसकी खोज भी किसी न किसी वैज्ञानिक ने करी थी, ब्लड ग्रुप, इसकी खोज करी थी, रुधिर समूह की खोज करी थी लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने। कब करी थी, 1901 में करी थी, 1901 में किसने करी थी, कार्ल लैंड स्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने करी थी, लैंड स्टीनर नाम के वैज्ञानिक ने करी थी। पेपर में इनसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने करी थी, या फिर पूछ लेंगे किसकी, रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी थी, तब हमें क्या लगाना है, विलियम हार्वे। और अगर रुधिर समूह की पूछे तो कार्ल लैंड स्टीनर लगाना है। इसके बाद अब रुधिर समूह, रुधिर समूह में जो पाए जाते हैं किसके कारण पाए जाते हैं, ये प्रतिजन के कारण रुधिर में पाए जाते हैं ना। कभी ये किस प्रकार का रुधिर है, ए प्रकार का या बी प्रकार का, इसका रुधिर कैसा है, ए वाला, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव होता है ना, वो किस कारण होता है, वो प्रतिजन की उपस्थिति के कारण, अर्थात एंटीजन की उपस्थिति के कारण होता है। तो हमारी जो बॉडी होती है, जो रक्त होता है, उसमें दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। कौन कौन से, दो प्रकार के, एक तो पाया जाता है ए, वो एक पाया जाता है बी। इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होता है, रुधिर समूह होता है, उनको कितने भागों में, 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, 4 भागों में बांटा गया इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। एक तो होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। अब इसमें देख लेते हैं ये किस किस में पाया जा रहा है, किस में नहीं पाया जा रहा है। अब बात करते हैं हम प्रतिजन की, प्रतिजन की या एंटीजन की, एंटीजन। जो एंटीजन होता है वो, अब इस ए वाले में एंटीजन क्या होता है, कौन सा एंटीजन पाया जाएगा इसमें, इसमें पाया जाता है ए प्रकार का एंटीजन पाया जाता है, ए प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। इसमें कौन सा, बी प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। और इसमें एंटीजन, दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से, ए व बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। और ओ में किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, तो इसको हम डैश से डिफाइन करेंगे ताकि इसे पता लग जाए, नील, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जा रहा। और अब एंटीजन की बात करें, ये तो एंटीजन क्या हुआ, जो बाहर से
ग्रहण करते हैं, बाहर से वायरस आता है। और हम बात करते हैं इनको, इससे लड़ने के लिए, जो एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में जो रक्त होता है वो खुद क्या बनाता है, एक एंटीजन या एंटीजन से लड़ने के लिए क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है। हमारे जो रक्त समूह होते हैं वो एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं, किसमें, स्वयं, किससे लड़ने के लिए, एंटीजन से लड़ने के लिए। तो इनमें एंटीबॉडी भी पाई जाएगी। तो कौन सी पाई जाती है इसमें, अब एंटीबॉडी को देख लेते हैं हम। ए प्रकार के जो रक्त समूह होता है उसमें एंटीबॉडी के कौन सी, बी प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। और बी वाले रक्त समूह में ए प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। और जो ए बी वाला रक्त समूह होता है उसमें किसी भी प्रकार की कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। और इसमें एंटीबॉडी पाई जाती है ओ वाले में, कौन सी, ए व बी दोनों प्रकार का एंटीबॉडी, दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, मतलब दोनों कण पाए जाते हैं इसमें। तो ये हमारे जो एंटीजन और एंटीबॉडी हुई, यहाँ पे इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी। अब बात कर रहे हैं, अब हमने ये तो हमने साधारण देखा कि किसमें एंटीबॉडी किस हिसाब से पाई जा रही है। अब बात कर रहे हैं इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव, आपने देखा होगा ना, ब्लड ग्रुप सुना भी होगा कि खुद आपका खुद का ब्लड ग्रुप हो सकता है, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव, नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव किस कारण होता है, ये होता है जब ब्लड ग्रुप होता है उसमें क्या पाई जाती है, एक आरएच कारक पाया जाता है। कौन सा कारक, आरएच कारक, आरएच कारक पाया जाता है। अब इस आरएच कारक की उपस्थिति और अनुपस्थिति के कारण ये पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। जिस ब्लड ग्रुप में या जिस ब्लड में आरएच कारक पाया जाता है उसे तो आरएच पॉजिटिव या आरएच धनात्मक, और जिस कारक में आरएच नहीं पाया जाता है उसमें क्या कहते हैं, आरएच नेगेटिव या आरएच ऋणात्मक होता है। ए प्रकार की अगर बात करें, किसी का ब्लड ग्रुप अगर ए नेगेटिव है तो उसमें क्या हो रहा है, जो ए ब्लड ग्रुप है उसमें आरएच नहीं पाया जा रहा है, और अगर पॉजिटिव है तो उसमें आरएच पाया जा रहा है। तो ये कौन कौन से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो आरएच पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, और एक ए नेगेटिव। और बी भी दो प्रकार के होते हैं, बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव। और जो ए बी होता है वो भी, ए बी भी दो प्रकार का होता है, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव। और जो ओ प्रकार का होता है वो भी दो प्रकार का होता है, ओ नेगेटिव और ओ पॉजिटिव। अब इन्हें ब्लड ग्रुप की बात करें, जो ब्लड ग्रुप तो हमने देख लिया, आरएच जो नेगेटिव वाला, आरएच जो पॉजिटिव वाला है वो लगभग जो हमारी पूरी आबादी, वर्ल्ड की पूरी आबादी होती है उसमें आरएच पॉजिटिव कितने लोगों में, लगभग 85 आबादी में आरएच पॉजिटिव पाया जाता है। क्योंकि नेगेटिव रेयर कंडीशन में, नेगेटिव बहुत कम पाया जाता है। आपने भी सुना होगा, आपके आसपास देखा करो या कभी रिसर्च कर लेना आसपास के वातावरण में, या कई रिश्तेदारों में जाओ तब देख लेना, क्योंकि आरएच नेगेटिव वाले बहुत कम मिलते हैं और आरएच पॉजिटिव सर्वाधिक पाया जाता है। तो अगर हम वर्ल्ड की बात करें, पूरे वर्ल्ड की, तो पूरे वर्ल्ड में 85% व्यक्ति ऐसे हैं जिनमें क्या पाया जाता है, आरएच पॉजिटिव पाया जाता है। 85 में आरएच पॉजिटिव पाया जाता है। अब इस आरएच पॉजिटिव की सबसे पहले खोज कहाँ करी गई थी, जो एक बंदर है, मकाका रिसस नाम का जो बंदर है उसमें आरएच पॉजिटिव की खोज करी गई थी। कौन से बंदर में, मकाका रिसस नाम के बंदर में आरएच पॉजिटिव की खोज की गई थी, आरएच पॉजिटिव की खोज की गई थी। अब ये तो हमने देखा कि आरएच पॉजिटिव नेगेटिव होता है। अब क्या होता है, कभी कभी आपने सुना हो रुधिर स्थानांतरण के बारे में, मतलब ब्लड का डोनेशन, दान, रुधिर दान, रक्तदान के बारे में सुना है। अब रक्तदान किसका किया जाता है वो देखते हैं। रक्तदान क्या होता है, ए का ही ए को किया जाता है, बी को किया जाता है, ए बी को, ओ को किया जाता है। क्यों किया जाता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण। इनमें जो प्रतिजन एंटीबॉडी और एंटीजन पाए जाते हैं उसके कारण, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया दर्शा लेती है और उससे क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु की संभावना होती है। जैसे मान लो अब ए वाला व्यक्ति है, कोई ए वाला व्यक्ति है, उसको किसका ब्लड चढ़ाएंगे, बी वाले का ब्लड चढ़ाएंगे, बी वाले का ब्लड चढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें तो कौन सी है, ये एंटीबॉडी, एंटीजन ए प्रकार का और एंटीबॉडी बी प्रकार की पाई जाती है। और इसकी एंटीबॉडी कौन सी है, इसकी एंटीबॉडी ए प्रकार की है। तो ए और बी आपस में क्रिया नहीं कर पाते और ये क्या करते हैं, एक दूसरे का नाश, या मतलब एक दूसरे का नष्ट करने की कोशिश करते हैं। उस नष्ट करने के चक्कर में क्या होता है, जो ब्लड होता है उसमें क्या होता है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती है और बीमारी के कारण जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति में मृत्यु की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो इसी कारण क्या होता है कि बी वाले को बी का ही चढ़ाया जाता है और ए वाले को ए का ही ब्लड चढ़ाया जाता है। परंतु
ए बी वाला ब्लड ग्रुप है वो क्या करता है, वो सबसे ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की क्या नहीं पाई जा रही, एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही। किसी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाई जा रही, तो ये एंटीबॉडी किसी का भी अगर ब्लड चढ़ाएंगे तो इसमें एंटीबॉडी का निर्माण तो हो ही नहीं रहा, तो रोगों से इनसे बाहर से जो आने वाले जो कण हैं उनसे लड़ने की क्षमता भी नहीं होगी, और किसी प्रकार की क्या बनेगी, एंटीबॉडी भी नहीं बनेगी। इसमें एंटीबॉडी नहीं बनेगी तो ये किसी को मतलब यूं नहीं है कि आ जाओ सब, मुझे ए वाला भी चाहिए, बी वाला भी चाहिए, सब ले सकता है, क्योंकि इसमें उसके विपरीत कोई क्रिया नहीं हो रही है एंटीबॉडी नहीं होने के कारण। और जो ओ वाला ब्लड ग्रुप है, ओ वाला ब्लड ग्रुप में क्या हो रहा है, इसमें एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, किसी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जा रहा है, तो ये किसी में भी अगर जाएगा, ये ओ क्या होता है, सर्वदाता, मतलब ये सभी को ब्लड दे सकता है। इसमें क्या हो रहा है, एंटीजन नहीं पाए जा रहे हैं, तो इसमें पहले से एंटीजन नहीं होगा, तो अगर इसमें किसी में भी ब्लड में जाएगा, ये ए बी वाले में या बी वाले में, तो जो इसके एंटीजन रहेंगे या एंटीबॉडी रहेगी, इसके प्रति एंटीजन तो है ही नहीं, तो एंटीजन अगर बाहर से कोई आएगा, मतलब कोई समूह आएगा बाहर से, तो क्या होगा, एंटीजन बनेगा ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी का निर्माण होगा ही नहीं, तो इसमें क्या होगा, मृत्यु की संभावना भी नहीं होगी। तो इन दोनों की अनुपस्थिति के कारण ही इसको तो बोलते हैं हम सर्वदाता, सर्वग्राही। इसको तो ए बी वाले को तो बोलते हैं हम सर्वग्राही रक्त समूह, किसको, ए बी को। और सर्वदाता बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप को, सर्वदाता ओ ब्लड ग्रुप को बोलते हैं सर्वदाता वाले। अब RH, इसकी अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात कर लेते हैं। जो RH कारक हमने अभी देखा था, RH पॉजिटिव और नेगेटिव, ये RH पॉजिटिव नेगेटिव किसी में भी हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, जब गर्भावस्था में जब कोई महिला पहली बार माँ बनती है और वो क्या है, महिला RH पॉजिटिव है, परंतु जो उसके भ्रूण है, वो भ्रूण कौन सा है, शिशु जो बनने वाला है वो कौन सा है, RH नेगेटिव। अब क्या होगा, अब पॉजिटिव और नेगेटिव, उसकी एंटीबॉडी तो अलग अलग होगी ना, एंटीबॉडी अलग होने से क्या होगा, उसको खतरा रहेगा। तो क्या करते हैं, उसमें 24 घंटे के प्रसव के 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के अंतराल में, मतलब 24 घंटे के अंतराल में उसको प्रतिजन या एंटीबॉडी का क्या होता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। इसको बोलते हैं RH, किसके, 24 घंटे के अंतराल में, किसमें, 24 घंटे के अंतराल में, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको इंजेक्शन, किसका, प्रतिरक्षी का इंजेक्शन लगाया जाता है, एंटीबॉडी का इंजेक्शन लगाया जाता है। प्रतिरक्षी होता है, इस प्रतिरक्षी को कहते हैं रोहगम प्रतिरक्षी। कौन सा प्रतिरक्षी कहते हैं इसको, रोहगम प्रतिरक्षी। जिसका टीका लगाया जाता है ना 24 घंटे में, उसको कहते हैं रोहगम प्रतिरक्षी। और जो ये रोग होता है माता और भ्रूण में, नवजात शिशु में रोग होता है, इस रोग को बोलते हैं हम गर्भ रक्ताणु कोरकता। इसको बोलते हैं, जो RH नेगेटिव और पॉजिटिव वाली बात, इसको बोलते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता। और इंग्लिश में बोले तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फियोलिस्ट, ब्लास्टोसिस फियोलिस, ये हो गया इस रोग का नाम, गर्भ रक्ताणु कोरकता। तो हम आपने देखा इसको प्रतिरक्षी का टीका लगाना, प्रतिरक्षी का टीका लगाने के बाद क्या होता है, वो एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है। तो आगे उसको दूसरे गर्भधारण के लिए, मतलब दूसरे बच्चे के लिए या दूसरे शिशु को जन्म देने के लिए परेशानी नहीं होती। अगर ये टीका नहीं लगाया जाता है तो दूसरा बच्चा होता है उसका गर्भ में धारण नहीं, या तो नहीं होता, अगर होगा तो क्या होगा, वो बहुत ही कमजोर होगा, या फिर वो गर्भ में उसका नष्ट हो जाएगा, अर्थात मृत्यु हो जाती है उसकी। अब ये RH जो कारक बना होता है, ये किसका बना होता है, RH कारक एक तो ग्लाइकोप्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोलिपिड। इसको हम देख लेते हैं, ये किसका बना होता है, एक तो ग्लाइकोलिपिड, किसका, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन भी ले ले या एक प्रोटीन भी ले ले, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, इसका कार्बोहाइड्रेट, इन तीनों का ये बना होता है RH कारक। अब ये हो गया हमारे RH कारक के बारे में और रक्त समूह के बारे में। इस टॉपिक से संबंधित आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन का आंसर आपको बखूबी देने की पूरी कोशिश करूंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं।
और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।